अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे द डाइंग सन बाय सर जेम्स जीन्स की। क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करने से पहले हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स को देखेंगे। सबसे पहले आता है स्पेयर। स्पेयर का मतलब होता है फालतू या वो चीज़ जो बाकी बच जाए। उसके बाद आता है एवरेज। एवरेज का मतलब होता है औस या वस्त। फॉर एग्जांपल के 5 बंदे हैं, 5 बंदों के जो मार्क्स आए हैं उनको जमा करके और 5 से डिवाइड करना, तो उससे औस निकल आएगी उनकी। आगे आता है रेयर। रेयर का मतलब होता है कभी कभार, नायाब। इसके सिनोनिम है सेल्डम, स्केयर या एक्सेप्शनल। उसके बाद आता है रेडिएशन। रेडिएशन कहते हैं शुआओं को, रेज़ को। उसके बाद आता है ऑर्गेनिज़म्स। ऑर्गेनिज़म्स कहते हैं ज़िंदा चीज़ या छोटे जानदार को। इसके सिनोनिम बन सकता है लिविंग बीइंग, क्रिएचर या बॉडी। उसके बाद आता है रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस का मतलब होता है कि दोबारा पैदा करना। एक लफ्ज़ होता है क्रिएट। क्रिएट का मतलब होता है कि नए सिरे से पैदा करना, वो चीज़ जो पहले से मौजूद नहीं, वो पहली बार वजूद में आई है। रिप्रोड्यूस उसका उल्टा है कि मतलब कि एक चीज़ पहले से बनी हुई है, उससे दोबारा कोई चीज़ बनाना। आगे आता है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लिकेटेड, इसका मतलब होता है पेचीदा, बहुत मुश्किल या उलझा हुआ। फिर आता है प्लानिटरी। प्लानिटरी कहते हैं सैयारों से मुतल्लक, सैयारवी या ग्रोह, या सैयारों के मुतल्लिक भी इसको कह सकते हैं हम। आगे आता है खला। स्पेस। स्पेस को कहते हैं खला। कैलकुलेशन, कैलकुलेट से निकला है हिसाब किताब करना से। कैलकुलेशन का मतलब होता है हिसाब किताब। आगे आता है मिल्की वे। मिल्की वे कहते हैं कहकशां को। कहकशां का मतलब होता है कि सितारों का ग्रुप। इसका सिनोनिम बनता है द गैलेक्सी। गैलेक्सी भी कहकशां को कहते हैं, सितारों के झुरमट या सितारों के ग्रुप को। आगे आता है टाइड्स। टाइड्स और वेव्स में बड़ा डिफरेंस है। वेव्स होता है पानी का उतार चढ़ाव। पानी की लहरों को कहते हैं वेव्स। सॉलिड या किसी ठोस चीज़ की लहरों को या उनके उतार चढ़ाव को कहते हैं टाइड्स। इसके सिनोनिम हम वेव्स भी ले सकते हैं, सर्ज या सर्फ। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन एंड आंसर्स की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ इज़ द स्टार सेल्डम फाइंड अनदर स्टार नियर इट। कि कैसे एक सितारा कभी कभार या शाज़ो नदर ही दूसरे सितारे को अपने करीब पाता है। इस क्वेश्चन को हम इस तरह भी ले सकते हैं कि हाउ डू द स्टार्स ट्रैवल इन द यूनिवर्स। इसका और तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है कि वाई डू स्टार्स नॉट कोलाइड विद अनदर स्टार्स। कि कैसे सितारे एक दूसरे से नहीं टकराते, या सितारे कायनात में कैसे सफ़र करते हैं। जैसा कि राइटर ने इस लेसन में बताया कि चंद एक सितारे ग्रुप की शक्ल में सफ़र करते हैं, लेकिन ज़्यादातर सितारे कायनात में तन्हा सफ़र करते हैं। सितारों के दरमियान बहुत ज़्यादा फासले हैं, वो अपने मदार के गिर्द ही घूमते हैं। लिहाजा एक सितारे का दूसरे सितारे के करीब आने का इम्कान बहुत कम होता है। इसलिए ना तो वो टकरा सकते हैं और ना ही वो एक दूसरे के करीब आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, व्हेन अकॉर्डिंग टू सर जेम्स जीन्स, जब सर जेम्स जीन्स के मुताबिक अ वांडरिंग स्टार, एक गर्दिश करता हुआ सितारा, वांडरिंग थ्रू स्पेस, स्पेस में से गर्दिश करता हुआ, केम नियर द सन, सूरज के करीब आया। ये क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है कि व्हाट आर द प्लैनेट्स, सैयारे क्या हैं। या ये क्वेश्चन इस तरह भी बन सकता है, हाउ डिड प्लैनेट्स कम इनटू एग्जिस्टेंस, कि कैसे सैयारे वजूद में आए। या इसको हम इस तरह भी ले सकते हैं कि हाउ डिड और अर्थ कम इनटू एग्जिस्टेंस, कि हमारी ज़मीन कैसे वजूद में आई। या ये सवाल इस तरह भी बन सकता है कि डिस्क्राइब द रेयर इवेंट, कि वो वाक़या बयान करें दैट टुक प्लेस 2000 मिलियन ईयर्स अगो, कि जो बहुत पहले, मतलब कि जो रेयर इवेंट, जो नायाब या मतलब कभी कभार होने वाला इवेंट जो पेश आया, उसके बारे में बताएं। इस क्वेश्चन के आंसर में राइटर बताता है कि एक दफ़ा एक सितारा सूरज के बहुत करीब से गुज़रा। जैसे ही वो करीब से करीब आता गया, उसने सूरज की सतह पर एक बहुत बड़ी लहर पैदा कर दी। तब इस अट्रैक्शन या कशिश की कुव्वत ने सूरज के एक हिस्से को टुकड़ों में तकसीम कर दिया। ये टुकड़े सैयारे कहलाते हैं, जो कि उस वक़्त से सूरज के गिर्द घूम रहे हैं। हमारी ज़मीन भी उनमें से एक सैयारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड व्हेन द वांडरिंग स्टार केम नियरर एंड नियर,
कि क्या हुआ जब एक सितारा करीब से करीब तर आता गया। इसका जवाब भी वही बनता है जो ऊपर बता दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर प्लैनेट्स एंड हाउ डिड दे कम इनटू एग्जिस्टेंस, कि सैयारे क्या हैं और वो कैसे वजूद में आए। इसके जवाब में राइटर बताता है कि एक सितारा गर्दिश करता हुआ जब सूरज के बहुत करीब आ गया तो उसकी ताकत ने सूरज के ऊपर टाइड्स खड़ी कर दी, लहरें खड़ी कर दी, ज़मीन की पहाड़ों की लहरें खड़ी कर दी। जब वो पहाड़ आपस में टुकड़े हो गए तो वो जो टुकड़े थे वो सूरज के गिर्द घूमने लगे। उन टुकड़ों को राइटर ने प्लैनेट्स का नाम दिया है। उनको वो कहता है कि ये प्लैनेट्स हैं, ये सैयारे हैं। एंड हाउ दे कम इनटू एग्जिस्टेंस, के वो कैसे वजूद में आए। वो वजूद में ऐसे ही आए कि जैसे वो गर्दिश करता हुआ सितारा करीब आया, उसने सूरज की सतह पर, उसकी सरफेस पर जो पहाड़ियाँ खड़ी कर दी उनको फिर उसने टुकड़ों में बांट दिया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वाई इज़ देयर नो लाइफ ऑन स्टार्स, कि सितारों पर ज़िंदगी क्यों मुमकिन नहीं है। इसके जवाब में राइटर बताता है कि सितारे पर ज़िंदगी इसलिए मुमकिन नहीं है कि वो शदीद गर्म है, ये वहाँ जल जाएगी। ज़िंदगी मतलब सितारों पर जल सकती है। ज़िंदगी सिर्फ मुनासिब टम्परेचर या दर्जा हरारत पर ही बरकरार रह सकती है जहाँ अशिया माया हालत में बरकरार रह सकें। माया हालत यानी कि लिक्विड हालत, जैसे पानी जो है वो उसको लिक्विड स्टेट या माया की हालत कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, राइट अ नोट ऑन बिगनिंग ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, कि ज़िंदगी का आगाज़ कैसे हुआ उस पर एक नोट लिखें। इसका आंसर बताते हुए राइटर कहता है, शक का इजहार या अबहाम का अंदाज़ा लगाते हुए बताता है कि ज़मीन बतदरीज जब ठंडी होती गई, उस पर ज़िंदगी के लिए हालात जब मुनासिब हो गए तो इब्तदा में ज़मीन पर ज़िंदगी हादसाती तौर पर ज़ाहिर हुई। ये सादा जानदारों की सूरत में शुरू हुई, वो रफ्ता रफ्ता इंसानी शक्ल इख्तियार कर गए। क्वेश्चन नंबर 7 में वो पूछा है वाई इज़ द यूनिवर्स ऑफ विच अर्थ इज़ द पार्ट, के क्यों वो कायनात जिसका ज़मीन भी हिस्सा है सो फ्राइटनिंग, क्यों बहुत ज़्यादा डरावनी है, क्यों बहुत ज़्यादा खौफनाक है। गिव एज मैनी रीज़न्स एज यू कैन, जितने जवाब आप पेश कर सकते हैं उतने ही करें। राइटर बताता है कि कायनात बहुत बड़ी है, इसमें फ़ासले बहुत ज़्यादा हैं, वक्त के फैलाव बहुत ज़्यादा है। ज़मीन के छोटेपन, सितारों की निस्बत ज़मीन बहुत ज़्यादा छोटी है और स्टार्ट में इस पर कोई भी दूसरा जानदार नहीं था, और इस पर जो जानदार थे उनको तन्हाई, बहुत ज़्यादा फासले और सितारों की निस्बत बहुत छोटा होने के एहसास की वजह से ये स्टार्ट में बहुत ज़्यादा डरावनी या खौफनाक लगती थी। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में राइटर पूछता है व्हाट इन योर ओपिनियन, आपकी राय के मुताबिक शुड बी कंडीशंस नेसेसरी, कि आपकी राय के मुताबिक कौन सी शराइत ज़रूरी हैं फॉर लाइफ ऑन अदर हेवनली बॉडीज़, के दूसरे बड़े सैयारों पर ज़िंदगी के वजूद के लिए कौन सी शराइत ज़रूरी हैं। डू सच कंडीशंस जनरली एग्जिस्ट, क्या ये शराइत आम तौर पर उन पर भी एग्जिस्ट करती हैं या नहीं। इसके आंसर में बताना चाहूँगा कि ज़िंदगी सिर्फ मुनासिब तबई हालात में बरकरार रह सकती है। उनमें सबसे अहम टेम्परेचर है, गर्मी या सर्दी जिसे कहते हैं, दर्जा हरारत जो है, जिसमें अशिया लिक्विड हालत में, लिक्विड स्टेट में बरकरार रह सकें। ज़िंदगी के लिए हवा और पानी की भी ज़रूरत होती है। ये हालात सिवाय ज़मीन के कहीं भी मौजूद नहीं हैं। अगर तो दूसरी हेवनली बॉडीज़ पर टेम्परेचर नॉर्मल हो, पानी भी हो, सांस लेने के लिए हवा भी हो, तो फिर उन पर ज़िंदगी बरकरार रह सकती है, अदरवाइज़ नहीं।